स्टूडेंट्स एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। माह दिसंबर असाइनमेंट क्रमांक 5 है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा आयोजित जो है असाइनमेंट 5वां है। इसमें 6 असाइनमेंट टोटल था, जिसमें से 5वां है। जनवरी महीने में एक और आएगा। हमको इनमें से कोई 3 से 4 असाइनमेंट जो है अपने स्कूल में जाकर जमा करना था, है ना। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से, सही तरीके से आंसर लिखना है। देखिए मेरे चैनल में जो है आंसर जो है बुक से लिया जाता है या गाइड से लिया जाता है ना। इसलिए आप लोग यहाँ से नोट करें। सभी यूट्यूबर ने अच्छे आंसर दिए हैं, सबका सही है दोस्तों, है ना। किसी में भी आपको रॉन्ग जो है नहीं है, मैंने देखा हुआ है। सारे जो टीचर है जो पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन, है ना, वो निःशुल्क आपको ये सभी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आप लोग जो है कमेंट में बिल्कुल जो है लाइक जो है किया कीजिए, ताकि सबका मनोबल बढ़ता रहे। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जितने भी यूट्यूबर हैं सारे चैनल की तारीफ करना चाहता हूँ कि वे जो है हमको समय पर जो है सही ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री है। गांधी जी को किन घटनाओं ने एक राष्ट्रवादी और सच्चे राष्ट्रीय नेता का छवि प्रदान किया था? तो जब गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो 21 साल दक्षिण अफ्रीका में ही बिताए। उनका राजनीतिक जिंदगी यहीं से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। सबसे पहले वहां पर जो रंग भेदभाव जो चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, है ना, उसको उन्होंने समाप्त किया था, है ना। उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे थे। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधी मुद्दों को भी दक्षिण अफ्रीका सरकार के सामने उठाया और 1906 के जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप में प्रेरित किया। गांधी के अनुसार अपने नागरिकता के दावे को कानूनी जमा पहचानने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयास में सहयोग देना चाहिए। वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश किया। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कुछ आंदोलन भी किए जो इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, बहुत सारे और आंदोलन है दोस्तों जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रमुख जो आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका से, उनमें जो है राष्ट्रवाद का जो भावना है, देशभक्ति की भावना जो है वहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ जो रंग भेदभाव चल रहा था उसको उन्होंने समाप्त किया था, है ना। आंदोलन किया वहाँ पर, अनशन, बहुत सारे उनके आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है, और सब बहुत सारे और ऐसे आंदोलन है जिसका वर्णन जो है इसमें किया जा सकता है। लेकिन इसमें जितने अंक जो पूछा गया है उसके हिसाब से ये आंसर जो है परफेक्ट सही हो जाते हैं। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक भाषा में क्या क्या खासियत विशेषता होना चाहिए? तो किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भी भाषा को जब अपने किसी राज्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है, अपनाया जाता है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात जब देश के किसी भी भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया भारत का हिंदी भाषा है, इंग्लैंड का इंग्लिश है, अमेरिका का इंग्लिश है ना, फ्रेंच का फ्रेंचाइज है, इस प्रकार से जापान का जापानीज भाषा है ना। तो यहाँ पर भाषा जो है जिस देश में बोला जाता है उसका एक व्याकरण सम्मत होता है, उसको देश के सभी नागरिक उसका उपयोग करते हैं, है ना। जितने भी स्टेट होते हैं उस भाषा को जरूर बोलते हैं, है ना। राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा की निम्नलिखित विशेषता है। राष्ट्रभाषा देश में बहुत सारे लोगों की भाषा होती है ना। सारे देश के लोग इसको बोलते हैं। पूरी दुनिया में राष्ट्रभाषा के कारण उस देश की अलग पहचान बन जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखो, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है, इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा को मातृभाषा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, लिखित संविधान में इसका उल्लेख भी होता है। यानी सारे देश के जितने भी राष्ट्रभाषा होते हैं उनका एक लिखित संविधान होता है ना, और उसमें कुछ नियम होते हैं और व्याकरण सम्मत होते हैं। ये सारे जो है इसमें लागू होते हैं। यहाँ देश में शिक्षा और समाचार पत्रों की भी भाषा होती है। सारे देश में जितने भी स्कूल कॉलेज है ना, उन सब में शिक्षण जो संस्थान है इसमें ये प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह
इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे? अपने बात की पुष्टि कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह अंग्रेज शासन और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध था। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए जो रोलेट एक्ट जैसे कानून वापस लिए जाने के लिए जन आक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन को सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के सहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरी, उपाधि, अवैतनिक पद, सरकारी अदालत, सरकारी संस्था आदि का बहिष्कार किया जाना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग न लेकर, सरकारी करों का भुगतान न करके तथा सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना था। असहयोग आंदोलन इसलिए प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन ने सरकारी अदालत का बहिष्कार करने के लिए सर्वसाधारण और वकीलों का आह्वान किया। गांधी जी के इस आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया था। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा। वे हड़ताल पर चले गए। जानकारों के अनुसार 1921 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। इसमें 30 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। देखिए प्रश्न तीसरा और चौथा जो है 6 और 8 नंबर के क्वेश्चन है, यानी ज़्यादा अंक वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग लिखना है, इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा लिखना लग रहा है, लेकिन पूरा नंबर पाना है तो आपको पूरे आंसर को लिखना ही होगा। इसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है चौथा, भारतीय संविधान की परिभाषा देना है। इसके निर्माण में योगदान देने वाले 6 व्यक्तियों का वर्णन भी करना है। तो किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है जिसे अपन संविधान कहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके जो है प्रणेता है, प्रमुख है ना। संविधान का निर्माता कहा जाता है, इनको मसीहा कहा जाता है। आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है ना संविधान तैयार करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, तब जाकर हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है लागू हुआ दोस्तों, और सारे लोगों को उनके नियम अनुसार कानूनी हक प्रदान हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। आप इसमें बहुत सारे बातों को लिख सकते हैं, मैंने क्या है बहुत लंबा है, इसे 6 पॉइंट में समझाना है। उसके बाद सेकेंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तीसरे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से विख्यात थे और ये समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के निर्माण और भारत को आज़ादी के बाद एक झंडे के तले लाने में इनका प्रमुख भूमिका था, है ना। इसके बाद आचार्य JB कृपलानी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा में मूलभूत अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। ये संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद थी। गोविंद वल्लभ भाई पंत का जन्म अल्मोड़ा के पास 1887 को हुआ था। ये पेशे से वकील थे। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में, ये न्यू ईयर में बच्चे जो है बहुत थोड़ा सा इसमें शोरगुल वाला आवाज़ आ गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज न्यू वर्ष है तो कहीं पर खाली जगह नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है इसको शांत जगह पर कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई।